हेलो बच्चों, तो अभी हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज पिछले दिन हम लोग नहीं क्लास कर पाए चूँकि वीडियो जो है थोड़ा गायब हो गया था मोबाइल से। एक्सपोर्ट मैंने किया था लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो होता है, कभी कभी भूल हो जाता है, दिमाग डिस्टर्ब रहता है हमेशा। तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए पढ़ाना तो खैर मुझे ही है। आप लोग बस टेंशन मत लीजिएगा। जहाँ तक पढ़ा चुके हैं आप लोग क्या करेंगे, उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे हैं, बहुत कुछ हैं जो आपको पढ़ा चुके हैं। तो है क्या कि, और दूसरी बात है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए मतलब चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको निकाल के असाइनमेंट मैंने बनाया है। मतलब टोटल 12th का जो 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, सबसे क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। तो ये जो असाइनमेंट रेडी हो चुका है, बहुत दिन मेहनत करने के बाद, बहुत उसमें परिश्रम करना पड़ा, उसके बाद फाइनली इसको कंप्लीट किए हैं। क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर मोबाइल के प्रॉब्लम से नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जो पढ़ भी रहे हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्या करेंगे, अभी तो शायद 14 से आपका एग्ज़ाम है, कॉलेज में टेस्ट एग्ज़ाम चलेगा शायद सबका, और ये शायद ख़त्म हो जाएगा 19 या 20 को, शायद ख़त्म हो रहा है, जिसका जब भी हो रहा है। लेकिन 21 तारीख को एक दिन 21 तारीख को डेट निर्धारित किए हैं आपके लिए। आप 21 तारीख को 7 बजे सुबह से लेके 11 बजे दिन तक, 7 बजे सुबह से लेके 11 बजे तक आकर क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट ले सकते हैं, असाइनमेंट खरीद सकते हैं। और उसका कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, 120 रुपया पड़ रहा है उसमें सब लगा के, ठीक है। लेकिन पूरा चैप्टर का है, टोटल चैप्टर का असाइनमेंट है। और सबसे खास बात यह है कि आंसर भी उसमें है, आंसर के साथ दिया गया है। तो आपको टेंशन नहीं है कि आंसर ढूंढेंगे कहाँ ढूंढेंगे, तो इसलिए आंसर भी दे दिया गया है। और उसमें जो है इतना इम्पोर्टेंट वो असाइनमेंट है सबके लिए कि उसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स टोटल उसी में रहेगा। फिर हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का बनाने का, ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, अभी लिखा जाएगा, उसको टाइप करके फिर आपको उसको भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप 21 तारीख को 7 से कितना बजे, 7 बजे से लेके 11 बजे के बीच, 11 या 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट ले सकते हैं। और वो 21 तारीख को ही मिलेगा, उसके बाद हो सकता है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक ही दिन में आके सब ले लेंगे। जितने भी दोस्त लोग हैं जो मेरे यहाँ मतलब क्लास करते हो, नहीं करते हो, बाहर का भी हो, जो भी हो, उसको परचेज कर सकते हैं। और 2021 के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आप उठा सकते हैं उससे, बहुत ही मतलब इजी वे में, है ना। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, आपको देखना नहीं पड़ेगा। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स उसी से रहेगा। टोटल आपका जो पेजेज होंगे 56 पेज है, उसका आधा करेंगे तो 26 पेज आएगा टोटल। मतलब यदि उसको आप जो है 2, 4, 5 दिन भी पढ़ के जाइएगा, लास्ट में, जैसे अभी तो पूरा पढ़ रहे हैं, लास्ट में एग्ज़ाम के 5 दिन पहले भी उसको पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत लाभ देगा वो। इसलिए बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही रिसर्च करके इसको बनाया गया है। आप इसको क्या करेंगे, लेंगे और पढ़ेंगे। और लेकिन एक कंडीशन है, ये सिर्फ 21 तारीख को ही मिलेगा, है ना। उसके बाद यदि आप खोजेंगे तो मुश्किल हो सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसलिए जितने भी दोस्त लोग हैं सबको बोल दीजिए, आप सबको इन्फॉर्म कर दें और वो आके ऑफिस से ले सकते हैं, वो ऑफिस से ले सकते हैं आके। हिंदी मीडियम का अलग होगा, इंग्लिश मीडियम का अलग होगा। हिंदी मीडियम के लिए अलग है और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है, तो आप उसको आराम से खरीद सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाए। तो आज हम लोग कंडीशन का जो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जैसे आपका बोर्ड में क्वेश्चन बना के पूछता है, ठीक वैसे ही मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अभी के जो अभी देख रहे हैं पी ब्लॉक, फिर डी एंड एफ ब्लॉक में, दोनों से क्वेश्चन डायरेक्ट होता है। और किस टाइप से क्वेश्चन बनाता है उस आधार पे क्वेश्चन बना के हम आपको बता रहे हैं।
बस आप जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। समझ लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आराम से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को यहाँ पे NO2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? NO2। जब वो गैस अवस्था में रहेगा, कौन सा अवस्था में रहेगा? गैस अवस्था में रहेगा, तो वो पारामैग्नेटिक के समान व्यवहार करेगा। अब यहाँ पे लग रहा होगा पारामैग्नेटिक क्या हो गया? यहाँ पे पारामैग्नेटिक आपको पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ चुके हो 11th में या फिर 12th में भी आपको बताए थे। आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में बताया गया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कहने का मतलब, और दूसरी बात है कि सॉलिड स्टेट का कुछ शायद 5 लेक्चर डाला गया है, उसको भी डालना शुरू कर देंगे, उसको पूरा कर देंगे। क्योंकि उसका पढ़ाई क्लास में हो चुका था, इसीलिए उसको नहीं बताया गया, लेकिन हम जो है उसको भी बना के डाल देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे उसको, आप टेंशन ना लें, ठीक है। जितना पढ़ाया गया पढ़ते रहिए। कभी कभी बीच बीच में वीडियो यदि अपलोड नहीं होता है या आपके क्लास नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाता है, तो आप उसका टेंशन ना लें, उसका टेंशन हमको होना चाहिए, ठीक है, वो हम पे छोड़ दीजिए। तो है क्या कि अभी ये क्वेश्चन आपसे, बहुत सुंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जब गैसियस स्टेट में रहता है, when nitric oxide exists in gaseous state, it behaves as paramagnetic, but in solid state it behaves as a diamagnetic। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जब वो गैस की अवस्था में रहता है, गैस मतलब समझ में आ रहा होगा, उसका कण बहुत दूर दूर होता है। जब ये गैसीय अवस्था में होता है, गैस की अवस्था में होता है, तो ये पारामैग्नेटिक के समान व्यवहार करता है। अच्छा, और जब इसको सॉलिड में बदल देते हैं तो ये डायमैग्नेटिक बन जाता है। चीज तो वही है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है समझ में? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि व्हाई नाइट्रिक ऑक्साइड behaves as a paramagnetic in gaseous state but it behaves as diamagnetic in solid state। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय अवस्था में अनुचुंबकीय, हिंदी वाले सुनेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय अवस्था में अनुचुंबकीय के समान व्यवहार करता है। लेकिन जब इसको किस में बदल दिया जाता है, इसको जो है हम लोग बदल देते हैं सॉलिड में, ठंडा करके इसको क्या करते हैं, सॉलिड में बदल देते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक बन जाता है। मतलब प्रति चुंबकीय के समान व्यवहार करता है। अब यहाँ लग रहा होगा आपको, यहाँ पे लग रहा होगा कि ये पारा क्या है, डाया क्या है। बच्चे तो आपको बता चुके हैं, पारामैग्नेटिक वैसे सब्सटेंस होते हैं, वैसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर पार्शियली और वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। हिंदी में सुनेंगे, आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, आना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित किए जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित मतलब खींचा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। और वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दूर भगाया जाता है, दूर हटाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रति चुंबकीय। अंग्रेजी में बोलते हैं पारामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होगा, डायमैग्नेटिक प्रति चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र से विकर्षित होगा। तो यहाँ पे के कंडीशन क्या है, कंडीशन समझिए, वो तो लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके लिए है ही, लेकिन समझ लीजिए पहले, आ रहे समझ में ना? तो कहने का मतलब क्यों ऐसा होता है, NO2 ही है, जब वो गैस अवस्था में है तो प्रति चुंबकीय के समान अनुचुंबकीय समान व्यवहार कर रहा है, और जब उसको लिक्विड में बदल, गैस में क्या बोलते हैं, सॉलिड में बदल देंगे तो वो डायमैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय प्रति चुंबकीय के समान व्यवहार करता है। इसका कारण क्या है? देखिए बच्चे, जब NO2 आपका जो है, NO2 जब गैसीय स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है मतलब गैसीय अवस्था में होता है, तब जो है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और एक चीज आपको बता चुके हैं, पारामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो पारा नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा, आप सिंपल भाषा में जवाब दीजिएगा कि जब
आपका NO2 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय अवस्था में रहता है तो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या फिर उसको बोल सकते हैं बिना जोड़ी वाला इलेक्ट्रॉन। तो इतना ही याद रखना है कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय अवस्था में होता है तो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब इसको हम सॉलिड स्टेट में बदलते हैं, मतलब जब इसको ठंडा करके सॉलिड में बदलते हैं, तो होता क्या है कि ये डाइमर बना लेता है। डाइमर मतलब N2 + N2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2O4 क्या बना लेता है, डाइमर। डाइमर, डाई का मतलब दो, मर का मतलब यूनिट, 2 यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। 2 यूनिट का मतलब NO2 + NO2, तो N2O4 बना लेता है, जो कि डाइमर है। और इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित नहीं होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, डाया कहलाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड से आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, उसको पारा बोलिएगा, और जो रिपेल करेगा, रिपेल मतलब दूर भगाएगा, उसको क्या बोलिएगा, डाया। तो कंडीशन समझ में आ गया कि NO2 जब गैसीय अवस्था में रहता है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, बिना जोड़ी वाला इलेक्ट्रॉन रहता है। और जब इसको हम लोग ठंडा करके ठोस अवस्था में बदल देते हैं तो होता क्या है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। और पैरामैग्नेटिक का कंडीशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना नेसेसरी है, डायामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। आ गया वो समझ में। वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई इज नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट बट द सॉलिड ऑब्टेन वन कूलिंग it is diamagnetic. Why is nitric oxide paramagnetic in gaseous state but the solid obtain on cooling? Cooling का मतलब ठंडा करके, इसको ठंडा करके सॉलिड में जब बदला जाता है यह डायमैग्नेटिक बन जाता है, मतलब प्रतिचुंबकीय बन जाता है। क्यों, क्या कारण है, कारण यहाँ पे पूछ रहा है। तो गैसीय अवस्था में नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 अनुचुंबकीय होते हैं, परंतु ठंडा करने पर बने ठोस प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्यों, यही क्वेश्चन अभी बता रहे थे, आ रहा है समझ में। हाँ, तो यही बोला, यही चीज है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को और सिंपल वे में कैसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय अवस्था में, गैसियस स्टेट में अनुचुंबकीय होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्यों, कारण बताना, कुछ नहीं, बस कारण याद रखना है आपको। तो वही लिखा हुआ, इन गैसियस स्टेट नाइट्रिक ऑक्साइड एग्जिस्ट एज मोनोमर। मोनोमर मतलब इसका एक ही यूनिट में एग्जिस्ट करेगा, जब भी करेगा NO2 में ही करेगा। which has one unpaired electrons but in solid state it dimerizes to N2O4, N2O4 बना लेता है। so no unpaired electrons, so no unpaired electron left मतलब कोई unpaired electron नहीं बचता है। therefore NO2 is paramagnetic in gaseous state but diamagnetic in solid state। इसलिए NO2 जो है पैरामैग्नेटिक होता है गैसियस स्टेट में, चूंकि मोनोमर के रूप में पाया जाता है, मतलब NO2 के रूप में पाया जाता है। एक यूनिट NO2 रहेगा, लेकिन 2 यूनिट NO2 कब हो जाता है, डाइमर कब बना लेता है, जब इसको ठंडा करते हैं तो N2O4 बना लेता है। N2O4 के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन NO2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठंडा करने के बाद जब सॉलिड में बदलेगा तो ये बना लेता है N2O4, जिसको डाइमर बोलेंगे हम लोग। डाइमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब NO2 और NO2 जब मिक्स होगा तब बनेगा N2O4 बनेगा, जो जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक के समान व्यवहार करेगा। समझ में आ गया। तो इन गैसियस स्टेट मतलब गैसीय अवस्था में नाइट्रिक ऑक्साइड एग्जिस्ट एज मोनोमर, नाइट्रिक ऑक्साइड एकलक के रूप में पाया जाता है ना, विच हैज नो अनपेयर्ड वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। बट इन सॉलिड स्टेट, परंतु ठोस अवस्था में इट डाइमराइज, यह डाइमर बना लेता है, द्विलक बना लेता है, N2O4 बना लेता है। सो नो अनपेयर्ड लेफ्ट, इसलिए इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है। देयरफॉर, इसलिए NO2 इज पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट, इसलिए NO2 गैसीय अवस्था में अनुचुंबकीय होते हैं, बट डायमैग्नेटिक इन सॉलिड स्टेट, और प्रतिचुंबकीय होते हैं ठोस अवस्था में। अब हिंदी वाले सुन लेंगे इस पे, देखिए हिंदी में लिख भी दिए हैं, जो बताए वो लिख भी दिए हैं। गैसीय अवस्था में नाइट्रिक ऑक्साइड मोनोमर यानी कि एकलक मतलब एक यूनिट के रूप में पाया जाता है, NO2 के रूप में ही पाया जाएगा, NO2 के ही रूप में पाया, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 के रूप में पाया जाता है, जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब बिना जोड़ी वाला इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु ठोस अवस्था में नाइट्रिक ऑक्साइड डाइमर मतलब N2O4 के रूप में पाया जाता है,
जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए NO2 गैसीय अवस्था में अनुचुंबकीय होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय होते हैं। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? यदि क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड पर आप बता देंगे। तो आपको डायरेक्ट फोकस किया जा रहा है बोर्ड पर कि बोर्ड किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको बना के लिख रहा हूँ। या फिर हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, NO2 को प्रॉपर्टी, तो उससे क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन बना के उसको लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपन व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड। इसका मतलब होता है क्या होता है जब H2SO4 को, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को, ऐसे भी पूछ सकता है, ये कंडीशन वाला क्वेश्चन है। व्हाट हैपन व्हेन H2SO4 इज डिजॉल्व इन कैल्शियम फ्लोराइड। CaF2 का मतलब क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड। क्या होता है जब सांद्रित H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को कैल्शियम फ्लोराइड के साथ मिलाया जाता है। अरे भाई, दोनों जब मिलाएंगे तो बना लेता है आपका क्या क्या है, कैल्शियम सल्फेट बना लेता है और HF बना लेता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। याद रखिएगा कि जब आप लोग CaF2 मतलब कैल्शियम फ्लोराइड को H2SO4 में मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो ये बना लेता है कैल्शियम सल्फेट। क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट। और दूसरा बन जाएगा आपका क्या चीज़, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेता है। तो याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डालिएगा, कैल्शियम फ्लोराइड, मतलब CaF2 डालिएगा तो बन क्या जाएगा, मतलब कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और उसके साथ साथ बनेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पे आप 2HF कर सकते हैं, CaSO4 प्लस 2HF, 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बना। अब बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, when concentrated H2SO4 is added to CaF2, then CaF2 मतलब कैल्शियम फ्लोराइड, then CaSO4 and HF is formed। CaF2 मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट एंड HF का मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। तो याद रखना है इसको, जब सांद्रित H2SO4 में CaF2 को मिलाया जाता है तब क्या बनता है बच्चे, CaO4, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट तथा HF का मतलब आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। रिएक्शन भी लिख दिए यहाँ पे, CaF2 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 बनेगा और 2H आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और इसमें दिया गया है, ये सब याद कर, 2 नंबर में रहता है, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में रहता है। कितने नंबर में, 2 मार्क्स में। व्हाट हैपन व्हेन SO3 इज पास थ्रू वाटर। क्या होता है जब SO3 को जल से प्रवाहित, SO3 में जल प्रवाहित किया जाता है। क्या होता है जब SO3 को जल में मिलाया जाता है या फिर जल में प्रवाहित किया जाता है, जल मिलाया जाएगा SO3। तो ये वाला चीज़ पहले भी बताए थे। सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग जब बता रहे थे तो उसमें बताया कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड को यदि पानी मिला देंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या था, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण हीट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इसलिए हम पानी में नहीं मिलाते हैं डर से। नहीं तो जो जहाँ पे ये बनता है वहाँ का बहुत सारा मशीन्स वगैरह ख़राब हो सकता है, जो वहाँ पे काम करते हैं लोग उन पर प्रभाव पड़ सकता है। मिलाते नहीं है, लेकिन मिला यदि देंगे SO3 में पानी यदि मिला देंगे तो बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। तो क्या होता है जब SO3 को जल में मिलाया जाता है तो क्या लिखा हुआ, व्हेन SO3 इज पास थ्रू वाटर, व्हेन SO3 इज पास थ्रू वाटर देन H2SO4 इज फॉर्म्ड। जब SO3 को जल में प्रवाहित किया जाता है तब क्या बना लेता है बच्चे, H2SO4 बना लेता है। मतलब सिंपल बोल रहा है कि SO3 है, इसमें क्या मिला दीजिए, पानी, तो बना लेगा क्या चीज़, H2SO4। H2SO4 क्या है बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखें और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। हम डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं आपको बोर्ड को, जो टॉपिक है टॉपिक को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में, ताकि आपको बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो। और हम हैं तो दिक्कत होने नहीं जा रहा है। पर आप क्या करें, मेहनत करें, मन से पढ़ें, मन से। समय बहुत कम है, पहले आपको अलर्ट करते हैं, समय बहुत कम है। जितना हो सके मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए।
जितना पसीना बहे तो बहे, लेकिन हार मानना नहीं है। 2021 के एग्ज़ाम में पूरा मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आ सके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए इस कंडीशन में आपके साथ हैं तो आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। दूसरी बात, इतना सुविधाएं दी जा रही है। सबसे पहले चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, हर एक टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। उसके अलावा फिर हम मेहनत करके रात दिन एक करके नींद को ख़राब करके आपके लिए असाइनमेंट भी बना दिए, ताकि आपको सब चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपके पास हो। और इम्पोर्टेंट, सिर्फ इम्पोर्टेंट दिया गया है उसमें असाइनमेंट में। जैसे सॉलिड स्टेट में उतना पढ़े तो उसमें एक पेज में पूरा सॉलिड स्टेट का असाइनमेंट है, एक पेज में सॉलिड स्टेट का, 2 पेज में सॉल्यूशन का असाइनमेंट है, वो भी आंसर के साथ। आप क्या चाहिए आपको, टोटल 16 चैप्टर का पूरा असाइनमेंट है आंसर के साथ। इसलिए उसको जितना जल्दी हो सके जब दिया जाए तो सब काम छोड़ के उसको आप क्या करें, ले लें। प्राइस कितना है उसका सब कुछ बैठाने के बाद पड़ा है 120 रुपये में आ जाएगा। आपको ऑफिस में आके आप ले सकते हैं, ऑफिस में या आके ले सकते हैं। और जो दूर दराज में है वो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। जो ये बिहार शरीफ के अंदर नहीं है, बाहर के स्टूडेंट हैं, वो भी चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 7439278900। इस पे आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। जैसे भी हो आपके तक पहुंचा दिया जाएगा असाइनमेंट, क्योंकि हमें चाहिए रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। आप मेरे साथ बस चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में। आप विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है, तो आपको भी विश्वास होना चाहिए कि पूरा का पूरा नंबर उठाने की कोशिश होनी चाहिए। एक बात अलग है कि आपके हाथ में या मेरे हाथ में नंबर नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में क्या है, मेहनत है। हम मेहनत कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं, तो उम्मीद भी आपका अच्छा रहेगा, अच्छा जगेगा, है ना। और सबके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहेंगे 2021 के एग्ज़ाम में। ये जितने भी सब्जेक्ट हो, रात दिन करके सब काम भूल के, सब कुछ भूल के अभी आप पूरा मेहनत कर दीजिए। यही 2-3 महीना का मेहनत जो है रंग लाएगी आपका फाइनल एग्ज़ाम में। इसलिए भीड़ जाइए पूरा, जब भी समय मिलता है आपको, 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट आप पढ़ाई में उसको झोंक दें, क्योंकि फिर से जो समय गुजर जाएगा फिर आएगा नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। समझ जाते हैं तक कमेंट कर देंगे आप लोग कि हाँ सर समझ गए हैं, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया जा रहा है ना। और जब क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड में, इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और कॉपी में ठीक से नोट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जैसे नोबेल गैस जो होते हैं, मतलब अभी हम 18 ग्रुप एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो नाइट्रोजन, NO2 वगैरह, मतलब 15 ग्रुप एलिमेंट और 16 ग्रुप एलिमेंट के बारे में पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका नोबेल गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 18 ग्रुप में आता है आपका नोबेल गैस, लेकिन पीरियड में देखा जाए, किसी भी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड है। तो किसी भी पीरियड में लें, पीरियड में जैसे 5 नंबर पीरियड लें, 6 नंबर पीरियड लें, तो एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे मतलब 5 नंबर पीरियड लिए, तो 5 नंबर पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 5 नंबर, जैसे 5 लेंगे, 6 लेंगे, कोई भी एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उसमें से सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़ा साइज नोबेल गैस का होगा। किसका होगा? नोबेल गैस का होगा। सबसे बड़ा आकार किसका होगा? नोबेल गैस का। क्यों? तो वही क्वेश्चन यहां पे पूछा है, व्हाई डू नोबेल गैसेस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज। मतलब उसी के आवर्त में, कोई भी एक आवर्त ले लीजिए, उस आवर्त में जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन तत्वों में, उन एलिमेंट्स में
सबसे बड़ा आकार नोबेल गैस का होता है। इसका क्या कारण है? तो इसका सिंपल कारण है, नीचे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे 11th में रेडियस के बारे में। रेडियस जो एटॉमिक रेडियस को 3 भागों में बांटा गया है। साइज क्या को ऑन द बेसिस ऑफ साइज एटॉमिक रेडियस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन वंडरवाल रेडियस, सेकेंड ऑन मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। इनमें से 3 रेडियस है, वंडरवाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस। इन रेडियस में सबसे बड़ा आकार जो होता है वो होता है आपका वंडरवाल का होता है। क्या होता है? वंडरवाल। तो वंडरवाल रेडियस जो है सबसे बड़ा माना जाता है और जितने भी नोबेल गैसेस हैं उसका रेडियस को वंडरवाल रेडियस कहा गया है। क्या कहा गया? वंडरवाल। बाकी जो बचे वो मेटल और नॉन मेटल्स जो भी हैं उनका रेडियस, जो मेटल है उसको मेटेलिक रेडियस होता है, नॉन मेटल्स यदि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंट रेडियस होता है, जो कि वंडरवाल रेडियस के कंपेयर में छोटा होता है। याद रखेंगे कि रेडियस, एटॉमिक रेडियस 3 भागों में बांटा गया है। पहला वंडरवाल रेडियस, दूसरा कोवेलेंट रेडियस और तीसरा है आपका मेटेलिक रेडियस। और इन तीनों रेडियस में सबसे बड़ा रेडियस होता है वंडरवाल रेडियस। और नोबेल गैसेस में, नोबेल गैस को यहां उत्कृष्ट गैस कहा गया। क्या कहा गया? उत्कृष्ट का मतलब निष्क्रिय गैस। याद रखिएगा, उत्कृष्ट का मतलब क्या है? निष्क्रिय गैस। और जितने भी निष्क्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, या अंग्रेजी में इसको बोलने नोबेल गैसेस हैं, उसका रेडियस जो होता है वो होता है वंडरवाल। वो क्या होता है? आपका वंडरवाल रेडियस होता है। तो जब इसका रेडियस वंडरवाल है तो वंडरवाल रेडियस तो सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। चूंकि सबसे अंतिम में नोबेल गैस पाया गया है 18 नंबर ग्रुप से। कोई भी आप आवर्त में चलेंगे तो आपका शुरू होता है, आपका अल्कली मेटल से शुरू होता है, नोबेल गैस में खत्म होता है। शुरुआत होता है अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये सब से शुरू होता है और जाके रुकता कहाँ पे? नोबेल गैस। और नोबेल गैस के जो रेडियस होते हैं वंडरवाल होते हैं, इसलिए उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भाई नोबेल गैसेस का रेडियस जो है तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि इसमें रेडियस जो होते हैं वंडरवाल होते हैं। बाकी एलिमेंट का जो रेडियस होगा या तो कोवेलेंट होगा या तो मेटेलिक होगा, जो कि वंडरवाल से छोटा होता है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, व्हाई डू नोबेल गैसेस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज? उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार संगत आवर्त, यानी कि संगत आवर्त मतलब जिस आवर्त में लीजिए, जैसे 5 ले रहे तो 5 नंबर के जितने भी एलिमेंट होगा सबसे बड़ा नोबेल गैस होगा। 6 नंबर आवर्त ले रहे, 6 नंबर पीरियड ले रहे तो 6 नंबर पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे मतलब तत्व होगा, उसमें से सबसे बड़ा आकार आपका निष्क्रिय गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस या फिर नोबेल गैस का होगा। तो व्हाई डू नोबेल गैसेस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज? उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं? यहां ब्रैकेट में लिख दिए संगत आवर्त में। संगत आवर्त मतलब जिस आवर्त के भी बात करें उस आवर्त के एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे नोबेल गैस का, तो नोबेल गैस का आकार बड़ा हो जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण तो बता दिए, क्योंकि नोबेल गैस में कौन सा रेडियस पाया जाता है? वंडरवाल रेडियस पाया जाता है। वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है। नोबेल गैसेस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज बिकॉज दे हैव वंडरवाल्स रेडियाई। रेडियाई मतलब बहुत वचन, त्रिज्याएं होता है इसका मतलब। रेडियाई RADI, डबल आई दिया रहेगा तो रेडियाई इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है त्रिज्याएं। only which are expected to have large magnitude, whereas other members of period have either covalent or metallic radii which are less in magnitude। तो यहां बोले नोबेल गैसेस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक रेडियस, मतलब निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैसों का जो है तुलनात्मक रूप से आकार बड़ा होता है, क्योंकि दे हैव वंडरवाल्स रेडियस, क्योंकि इनका जो त्रिज्या होता है वंडरवाल होता है, और जिनका आकार जो है ज्यादा बड़ा होता है, जो लार्ज होता है, साइज में क्या होता है? लार्ज होता है। जबकि वेरेज का मतलब क्या होता है? जबकि अदर मेंबर्स ऑफ पीरियड हैव आइदर कोवेलेंट, अन्य मेंबर जो है, सदस्य जो है, उसका त्रिज्या जो या तो होगा कोवेलेंट होगा या तो मेटालिक रेडियस, जो विच आर लेस इन मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि मान
कम होता है, जिसका परिमाण क्या होता है, कम होता है। किससे? वंडरवाल से। अब हिंदी में देखा जाए तो उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं, क्योंकि इनकी त्रिज्याएं वंडरवाल्स त्रिज्याएं होती है जिनका मान अधिक होता है, जबकि एक ही आवर्त में दूसरे सदस्यों की त्रिज्याएं सहसंयोजक अथवा धात्विक होते हैं जिनका मान क्या होता है, कम होता है, जिनका मान क्या है, कम होता है। समझ में आ गया? अब इसी पर एक और क्वेश्चन है 17 नंबर से, हेलोजन के बारे में। हेलोजन का इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए हेलोजन को बोला जाए तो बहुत बड़ा चोर है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से गेन कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, बहुत ही आसानी से गेन कर सकता है। इसका कारण क्या है? तो यदि यथाक्रम आवर्त में देखा जाए, किसी भी आवर्त में देखा जाए, उसमें हेलोजन का आकार छोटा हो जाता है। बोलिएगा हेलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। तो यथाक्रम आवर्त में मतलब रिस्पेक्टिव पीरियड में देखा जाए तो इसका आकार छोटा होता है। जैसे 6 नंबर पीरियड लेंगे तो 6 नंबर पीरियड में सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे आकार में छोटा किसका होगा? हेलोजन का। 5 नंबर में लेंगे तो 5 नंबर में हेलोजन का आकार क्या होगा? छोटा होगा। आवर्त में देखिए, यदि 6 नंबर आवर्त ले रहे हैं तो उसका सेल नंबर सबका कितना आएगा? 6 आएगा। यदि 2 नंबर पीरियड ले रहे हैं तो उसमें सभी एटम का सेल आएगा 2। 3 नंबर पीरियड ले रहे हैं तो सभी का सेल आएगा कितना? 3 आएगा। तो सेल नंबर सब में बराबर होता है, लेकिन आकार छोटा बड़ा हो जाता है। अब देखिए हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित कर सकता है। कहने का मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है बहुत ज्यादा होता है। हेलोजन्स के न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण अट्रैक्ट करने की पावर क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। और ज्यादा होगा तो सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होता है? उसका आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है? खींच के रखता है, अपने ओर खींच के रखता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हेलोजन्स हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। व्हाई? हेलोजन्स हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा Eg जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा Eg। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए उस समय जो एनर्जी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे ज्यादा होता है। हेलोजन्स हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ द पीरियड टेबल। व्हाई? आवर्त सारणी में यथाक्रम आवर्त में हेलोजन की अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो वहां से एनर्जी निकलता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा होता है। क्यों? देखिए जो अभी बात बताएं वही याद रखिएगा। हेलोजन्स हैव द स्मॉलर साइज। हेलोजन का साइज क्या होता है? कम होता है, छोटा होता है। इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, यथाक्रम आवर्त में मतलब किसी भी पीरियड की बात करें उस पीरियड में सबसे छोटा होगा वो होगा हेलोजन होगा। एंड देयरफॉर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको जब पढ़ाए थे नीचे क्लास में पढ़े होंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट प्रभावित करने वाले कारक बताए थे। उसमें आया था न्यूक्लियर चार्ज भी आया था, एटॉमिक साइज आया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? हेलोजन्स हैव ए स्मॉलर साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। यथाक्रम आवर्त में हेलोजन का आकार जो है छोटा होता है। अब यहाँ हेलोजन क्या है? तो हेलोजन हो जाएगा आपका जैसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। इसका आकार छोटा होता है क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है बहुत ही ज्यादा होता है। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका आकार भी छोटा हो जाएगा। देयरफॉर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज एज ए consequence they readily accept one electron to acquire novel electronic configuration, novel gas electronic configuration। कहने का मतलब इसका आकार सबसे पहले छोटा है। दूसरा बात है इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज यदि ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो नेगेटिव को क्या करेगा? आसानी से अट्रैक्ट करेगा। दूसरा बात है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है और किसी परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? नोबेल गैस। तो हेलोजन भी नोबेल गैस बनना चाहता है और नोबेल गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। बाह्य कोश में कितने, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में मतलब बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस। ऑक्टेट रूल आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। ये सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो कितना हो जाएगा? 8।
तो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ये पूरा ताकत लगा देता है और आसानी से गेन कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो जाएगा 10। 10 क्या होता है नियॉन, नियॉन क्या है नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि 7 तो ऑलरेडी है इसके पास, एक और लेके क्या हो जाता है 8 हो जाता है। मतलब सबसे बड़ा चोर है इलेक्ट्रॉन को चुराने में, आसानी से चुरा लेता है। तो वही बोल रहा है कि हैलोजन अपने यथाक्रम आवर्त में बहुत छोटे आकार के होते हैं, अतः इस पर उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। तो जिस पर नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा होगा, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। जिसका इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो आसानी से कर सकता है। तो हैलोजन अपने यथाक्रम आवर्त में बहुत छोटे आकार के होते हैं, अतः इस पर उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे लास्ट में क्या लिख सकते हैं आप, इतना लिखने के बाद आप यदि दोहराना चाहते हैं तो देयरफॉर लिख के और यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। इसमें और यदि जोड़ना चाहेंगे तो यहाँ से लेके, इसी का कारण बताया गया। इसीलिए इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही नेगेटिव होता है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग देखे बच्चे, यहाँ पे अभी लगभग 5 क्वेश्चन को डील किए है ना। 2 लेक्चर और होगा, इस चैप्टर का 2 लेक्चर्स और बचा हुआ है। और आप लोग 21 तारीख को याद रखिएगा, 21 तारीख को आपका असाइनमेंट पूरे चैप्टर का दिया जाएगा। मतलब 1 से लेके 16 चैप्टर तक का असाइनमेंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दिया जाएगा। जितने भी दोस्त हैं सबको बता दें, मतलब जो मतलब इंस्टीट्यूट का बच्चा हो या फिर बाहर का हो, कोई भी हो, वो लोग लाभ उठा सकता है। क्योंकि समय निकल जाने के बाद कोई फायदा नहीं है, सब उसको कम से कम ले लेंगे तो 2 नंबर 5 नंबर सिक्योर है। उसमें मात्र 25 पेज का 25 या 26 पेज का असाइनमेंट है, उसमें से आपका 2 नंबर्स और 5 नंबर्स जो है उसमें 35 नंबर रखा हुआ है। डायरेक्ट 35 नंबर उसी से रहेगा, हमेशा रहता है और रहेगा। इस टाइप से इसको सजाया गया है, बनाया गया है, क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, उसका आंसर दिया गया है। तो आप लोग भूलेंगे नहीं, ध्यान में रखिएगा। और आपको फिर से एक बार जो व्हाट्सएप ग्रुप में है उनको भी मैसेज कर दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग आराम से इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया तो कमेंट कर देंगे समझ गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, थैंक यू।